Hello everyone, this is Shreya and you're watching Legal Thesis. Welcome back to the lecture series of Muslim Law. आज हम बात करने वाले हैं मैरिज के ऊपर। मुस्लिम लॉ के अंदर मैरिज को लेके क्या प्रोविजंस हैं, क्या एसेंशियल्स हैं, क्या कंडीशंस हैं और मैरिज क्या होता है, इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मुस्लिम लॉ के अंदर मैरिज जो है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है फॉर लीगलाइजेशन ऑफ इंटरकोर्स एंड फॉर लेजिटिमाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। मैरिज जो है एक टाइप ऑफ सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह डील किया जाता है अंडर मुस्लिम लॉ फॉर लीगलाइजेशन ऑफ इंटरकोर्स, और जो बच्चे पैदा होंगे उनको लेजिटिमेट बनाने के लिए ये काइंड ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू हिदाया, मैरिज यानी कि जो निकाह होता है वो इम्प्लाई करता है एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट यूज फॉर द पर्पज ऑफ लीगलाइजिंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस को लीगलाइज करने के लिए इस पर्पज को यूज किया जाता है मैरिज को। जस्टिस महमूद ने डिफाइन किया था मैरिज को, मैरिज अमंग मोहम्मदन इज नॉट अ सैक्रामेंट बट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। जब हम हिंदू लॉ पढ़ रहे थे, अगर आपने हिंदू लॉ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हिंदू लॉ में जो मैरिज है उसको सैक्रामेंट माना जाता है। वो कहीं ना कहीं एक सैक्रामेंट की तरह हिंदुओं में डील किया जाता है, लेकिन जो मुस्लिम लॉ है उसमें मैरिज को प्योरली एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही डील किया जाता है। ये कहा था जस्टिस महमूद ने। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज की अगर बात करें तो चार एसेंशियल है। पहला है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, दूसरा है कंसेंट ऑफ पार्टीज, तीसरा है फॉर्मेलिटीज और चौथा है देयर मस्ट नॉट बी एनी प्रोहिबिशन और इम्पेडिमेंट इन द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द मैरिज। ये चारों ही जो एसेंशियल्स हैं इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके चारों ही एसेंशियल को डिटेल में समझते हैं। पहला है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी। पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए और उसमें तीन चीजें देखेंगे हम। पहला एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी यानी कि वो 15 साल के ऊपर के होने चाहिए। साउंड माइंड के होने चाहिए, वो दिमाग से स्टेबल होने चाहिए, इनसेन नहीं होने चाहिए, और मुस्लिम्स होने चाहिए। मुस्लिम मैरिज जो है वो सिर्फ मुस्लिम पे ही अप्लाई होगा। एज ऑफ प्यूबर्टी की जो हमने बात की, इसमें 15 इयर्स जो है एज ऑफ प्यूबर्टी है, और 15 साल के अंदर अगर किसी की शादी होती है, यानी कि अगर वो 12 साल का है, 13 साल का है, तो वो जो शादी होगी वो वैलिड तो कहीं ना कहीं होगी, लेकिन उस शादी को 15 साल के होने के बाद अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है तो जिस भी इंसान की शादी हुई है वो चाहे तो अपनी शादी को रिवोक कर सकता है। एज ऑफ प्यूबर्टी की अगर बात करें तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया है एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होती है। ये एक ऐसी एज होती है जिस एज की पूरा होने के बाद सेक्सुअल कॉम्पिटेंसी जो है इंसान को मिल जाती है, वो सेक्सुअल एक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो कोर्ट का ये मानना है कि मुस्लिम्स के अंदर ये जो सेक्सुअल कॉम्पिटेंसी आती है, एज ऑफ प्यूबर्टी है, ये 15 साल के बाद होती है। अगर आप 15 साल के हो गए हो तो आप एज ऑफ प्यूबर्टी क्रॉस कर चुके हो और आप कंपिटेंट हो गए फॉर मैरिज। वैलिड मैरिज के लिए जो एज ऑफ प्यूबर्टी होती है वो तो 15 साल होती है, लेकिन अगर मान लो किसी की शादी 15 साल के होने से पहले हो गई, सपोज वो 12 साल का है, 10 साल का है, 13 साल की है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके पास होगा ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है कि मुस्लिम लॉ ये कहता है कि अगर किसी माइनर की, यानी कि अगर वो 15 साल से कम है और उसकी शादी करा दी जाती है उसके गार्जियन, उसके फादर द्वारा, तो उस कंडीशन में उसके पास ऑप्शन होगा कि जैसे ही वो मेजॉरिटी अटेन करता है, जैसे ही वो 15 साल का होता है या होती है, वो अपने मैरिज को रिवोक कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है ये हस्बैंड एक्सरसाइज नहीं कर सकता है अगर उसकी शादी जो है वो उसके फादर या फिर गार्जियन के कंसेंट से कराई गई है तो। लेकिन जो वाइफ होती है वो एक्सरसाइज कर सकती है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि वो प्यूबर्टी अटेन करने के बाद मैरिज को रिवोक कर सकती है। अगर उसकी जो शादी है वो फादर और ग्रैंडफादर द्वारा कराई गई है तो भी उसके पास ये ऑप्शन है, लेकिन हस्बैंड के पास ये ऑप्शन नहीं होगा अगर फादर और ग्रैंडफादर ने ये शादी कराई है। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी जो होता है वो एक्सरसाइज किया जाता है बाय वाइफ इमीडिएटली आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी। जैसे ही वो 15 साल की हो जाएगी उसके बाद वो चाहे तो अपना राइट जो है एक्सरसाइज कर सकती है और शादी को रद्द करवा सकती है। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939, वाइफ जो है वो राइट को एक्सरसाइज कर सकती है टिल द एज ऑफ 18। 15 साल से लेके 18 साल, यानी कि ये जो 3 साल का टाइम पीरियड है, इसके बीच में वाइफ कभी भी उस शादी को रिवोक करवा सकती है। लेकिन ये जो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है, ये अगर हस्बैंड और वाइफ मेजॉरिटी अटेन करने के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जो मैरिज है वो कंज्यूम कर ली जाती है, तो उस केस में वाइफ के पास या हस्बैंड के पास ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी नहीं होगा मैरिज को रद्द डिक्लेयर करवाने का। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अगर वाइफ जो है वो मेजॉरिटी अटेन नहीं किए, यानी 15 साल की नहीं हुई है और उससे पहले उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, या फिर मेजॉरिटी अटेन करने के बाद भी उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है लेकिन उसकी कंसेंट के बिना होता है, तो उस केस में उसके पास ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी होगा मैरिज को रिवोक करने के लिए।
मैरिज जो है वो मेरली डिसॉल्व नहीं हो जाता है बाय द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। मतलब अगर आप सिर्फ ये बोलते हो कि मैं प्यूबर्टी का ऑप्शन यूज कर रहा हूं और मैं मैरिज को डिसॉल्व कर रहा हूं, तो नहीं, दिस इज नॉट वैलिड। जो कोर्ट का कंफर्मेशन होता है, कोर्ट से आपको डिक्री जो है ऑब्टेन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका जो शादी होगा वो रिवोक होगा, डिसॉल्व होगा। दूसरा जो एसेंशियल कंडीशन था दैट वाज फ्री कंसेंट। कंसेंट ऑफ द पार्टीज और गार्जियन, अगर गार्जियन कंसेंट दे रहे हैं, अगर माइनर का केस है, या फिर जो पार्टीज हैं जिनकी शादी हो रही है, हस्बैंड और वाइफ, उनका जो कंसेंट है, अगर वो किसी कंपल्शन, फ्रॉड या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से लिया गया है, तो वो जो कंसेंट होगा उसको फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। और ये एक वैलिड कंडीशन है, फ्री कंसेंट होना चाहिए मैरिज में, तभी वो मैरिज जो है वैलिड होगी। तीसरा जो एसेंशियल है मैरिज का, वो बात करता है फॉर्मेलिटीज ऑफ मैरिज की। मैरिज सेरेमनी में क्या क्या फॉर्मेलिटीज का फुलफिल होना इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर को इजाब बोलते हैं, और ऑफर क्या है, ये सिग्निफाई करता है विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। शादी करने के लिए जब आप अपनी विलिंगनेस शो करते हो तो उसको कहते हैं ऑफर। और एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस को कहते हैं कबूल। ये किया जाता है बाय द गर्ल और हर गार्जियन। ऑफर लड़का देगा, कबूल कौन करेगा, लड़की करेगी, या फिर उसके गार्जियन कर सकते हैं उसके बिहाफ पे। ये ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है ये डाउटफुल या फिर अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऑफर और एक्सेप्टेंस ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा सेम सिटिंग में किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने आज ऑफर दिया और लड़की ने कल एक्सेप्ट किया, नहीं, ये हमेशा ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है ये सेम सिटिंग में ही होगा। अगर अभी ऑफर मिला है तो आपको अभी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कंडीशनल मैरिज की अगर बात करें तो ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है ये इस इंटेंशन से दिया जाता है टू मैरी प्रेजेंटली। मतलब अगर मैं आपको ऑफर दे रही हूँ, सपोज आई एम अ बॉय और मैं किसी गर्ल को ऑफर दे रही हूँ टू मैरी, तो मेरा ऑफर ये नहीं होगा कि हम 10 साल बाद या 4 साल बाद शादी करेंगे, नहीं। अगर ये ऑफर होगा तो ये आज के लिए होगा कि क्या आज आप मुझसे शादी करोगे, और वो जो एक्सेप्टेंस होगा वो भी गर्ल प्रेजेंट फॉर्म में ही देगी, वो फ्यूचर के लिए नहीं हो सकता है। हमेशा ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है या फिर शादी जो है ये विटनेस के प्रेजेंट में की जाएगी। दो कॉम्पिटेंट विटनेस का प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट होता है। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो मुस्लिम लॉ के अंडर मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो आप उसको स्किप कर सकते हैं और चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं। चौथा एसेंशियल कंडीशन था एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशन। वाइल मैरिंग, ये जो प्रोहिबिशन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये प्रोहिबिशंस आपकी मैरिज में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए इफ यू आर अ मुस्लिम। तो इनमें कौन कौन से प्रोहिबिशन आते हैं? पहला है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, जिसमें 3 चीजें कवर की गई हैं। कंसैग्निटी, जिसको कुर्बत बोला जाता है, एफिनिटी जिसको मुशारत बोला जाता है, और फॉस्टर एज जिसको रिजा बोला जाता है। एक एक करके इनको डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में इनका मतलब क्या है। और दूसरा है रिलेटिव प्रोहिबिशन, जिसमें अनलॉफुल कंजक्शन आता है, मैरिज विद फिफ्थ वाइफ, मैरिज विद नॉन मुस्लिम, मैरिज विदाउट विटनेस एंड मैरिज ड्यूरिंग इद्दत। इसमें से अनलॉफुल कंजक्शन और मैरिज ड्यूरिंग इद्दत हम डिटेल में समझेंगे। वाइल मैरिज विद फिफ्थ वाइफ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडियन लॉ के अंदर मुस्लिम में 4 शादियां अलाउड है, 5वीं शादी आप नहीं कर सकते हो। मैरिज विद नॉन मुस्लिम जो है, मुस्लिम लॉ में मैरिज मुस्लिम्स के बीच में ही होता है, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम के बीच में अलाउड नहीं है मैरिज मुस्लिम लॉ के अंदर। वेयर एज मैरिज विदाउट विटनेस जो है, हमने एसेंशियल कंडीशन में देखा था कि 2 विटनेस का प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट होता है, कंपलसरी है फॉर मैरिज। जो पहला प्रोहिबिशन है दैट इज कंसैग्निटी। कंसैग्निटी का मतलब होता है ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस जो है वो प्रोहिबिटेड होते हैं। कौन कौन से ऐसे ब्लड रिलेशन है जिसमें मुस्लिम्स में शादी नहीं हो सकती है? तो उसमें पहला है वंस ओन एसेंडेंट और डिसेंडेंट। देखो, एसेंडेंट और डिसेंडेंट का मतलब पहले दिमाग में क्लियर कर लो, वरना ये पूरा टॉपिक कंफ्यूज हो जाएगा। एसेंडेंट का मतलब होता है आपके पूर्वज, एंसेस्टर्स। एसेंडेंट एंसेस्टर, आपके दादा, आपके पापा, आपके दादा के दादा, ये सभी आपके एसेंडेंट हो जाएंगे। और डिसेंडेंट क्या होता है? आपके बच्चे, आपका जो बच्चा होगा या उसका जो बच्चा होगा, आपके नाती पोता, ये सारे आपके डिसेंडेंट हो जाएंगे। तो जो मुस्लिम लॉ है वो ये कहता है कि आप अपने एसेंडेंट से भी शादी नहीं कर सकते हैं और डिसेंडेंट से भी शादी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूं कि मैं अपने फादर के फादर से अगर शादी करना चाहती हूँ, ग्रैंड फादर से, देन दैट इज नॉट अलाउड। वो ब्लड रिलेशंस जो है प्रोहिबिटेड है। या फिर अगर मैं ये बोलूं कि मेरा जो बच्चा होगा, उसका जो बच्चा होगा, मैं उससे शादी करना चाहूं, देन दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। दूसरा है डिसेंडेंट ऑफ वंस ओन फादर और मदर। अब देखना, ये वाला टॉपिक समझना। डिसेंडेंट ऑफ वंस फादर, अगर डिसेंडेंट ऑफ वंस फादर की हम बात करें तो हमारे जो पापा होंगे उनके डिसेंडेंट कौन हो सकता है? हमारा भाई हो सकता है, हमारे भाई का बेटा हो सकता है। तो ये सारे रिश्ते भी जो हैं ये वैलिड नहीं है फॉर मैरिज। ब्रदर और सिस्टर ऑफ वंस एसेंडेंट,
हमारे जो एसेंडेंट है उनके भाई बहन, यानी अगर हमारे पापा के कोई भाई हैं या उनकी कोई बहन है, यानी हमारे चाचा हो गए, बड़े पापा हो गए, या फिर हमारे जो दादा हैं उनके भाई, उनके बच्चे, ये सभी जो है ये प्रोहिबिशन के अंदर आएंगे और ये कंसैग्निटी में डील किए जाते हैं। दूसरा है एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है नियरनेस, रिलेशन बाय मैरिज प्रोहिबिटेड। कौन कौन से ऐसे रिलेशंस होते हैं जो कि मैरिज के अकॉर्डिंग प्रोहिबिटेड होते हैं? उसमें पहला है एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ वंस वाइफ और हस्बैंड। देखो मैं लड़की के पर्सपेक्टिव से समझा रही हूँ, अगर वाइफ के पर्सपेक्टिव से तो एसेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड के जो एंसेस्टर्स होंगे यानी कि हस्बैंड के जो पापा यानी ससुर हो गए, उनसे आप शादी नहीं कर सकते हो। और हस्बैंड के जो डिसेंडेंट है यानी उनके जो बच्चे हो गए या फिर उनके भाई के बच्चे हो गए, उनसे भी आप शादी नहीं कर सकते हो। दूसरा है वाइफ और हस्बैंड ऑफ वंस एसेंडेंट और डिसेंडेंट। हमारे एंसेस्टर, हमारा जो हस्बैंड है, अगर उसके एंसेस्टर हैं, उसका जो पार्टनर है, वो उनसे भी शादी नहीं हो सकती है, या उनके जो डिसेंडेंट है उनके जो पार्टनर है उनसे भी शादी नहीं हो सकती है। तीसरा है फॉस्टरेज। फॉस्टरेज का सिंपल मतलब ये है कि जब बच्चे 2 साल के होते हैं तो उस 2 साल के टाइम ड्यूरेशन में उस बच्चे ने जिस भी माँ का दूध पिया है, चाहे वो उसकी चाची हो, दादी हो, चाहे जो हो, जिनका भी उसने ब्रेस्ट मिल्क सक किया है, उस औरत से वो शादी कभी भी नहीं कर सकता है। वो जो रिश्ता होगा वो भी कंसैग्निटी और एफिनिटी के अंदर प्रोहिबिटेड होगा। और यही कहता है हमारा तीसरा प्रोहिबिशन, फॉस्टरेज। रिलेटिव प्रोहिबिशन में जो पहला था अनलॉफुल कंजक्शन, देखो मुस्लिम में 4 शादियां अलाउड होती हैं, लेकिन अनलॉफुल कंजक्शन ये कहता है कि अगर मान लो आपने 2 शादी की है और जो आपकी दोनों वाइफ हैं वो सगी बहनें हैं, रियल सिस्टर्स हैं, तो अगर उन दोनों के बीच में, आपकी दोनों वाइफ के बीच में ऐसा रिलेशन है कि अगर वो दोनों ऑपोजिट जेंडर के होते तो उनकी आपस में शादी नहीं हो सकती थी, तो उस केस में वो शादी अनलॉफुल कंजक्शन मानी जाएगी और वो प्रोहिबिटेड होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलती हूँ कि आप 2 रियल सिस्टर जो कि बाय ब्लड रियल सिस्टर्स हैं, अगर उनसे शादी करते हो तो वो शादी अनलॉफुल कंजक्शन के अंदर आएगी, क्योंकि अगर उनमें से एक बहन होती और एक भाई होता तो क्या उनके बीच में शादी पॉसिबल थी? नहीं। इसीलिए आप उन 2 रियल सिस्टर से शादी नहीं कर सकते हो एक सेम टाइम पे। दूसरा था मैरिज ड्यूरिंग इद्दत। इद्दत हम डिटेल में समझेंगे दूसरे वीडियो में, क्योंकि इद्दत बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट सिंपल वे में आप समझना। इद्दत एक ऐसा पीरियड है जो कि विमेन ऑब्जर्व करती है आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या फिर आफ्टर डेथ ऑफ हस्बैंड। इस पीरियड में जो विमेन होती है वो अलाउड नहीं होती है किसी भी और दूसरे इंसान से शादी करने के लिए। अगर मैरिज जो है वो डिसॉल्व होता है बाय डाइवोर्स, तो ये जो इद्दत पीरियड होता है ये 3 महीने का होता है। वेयर एज अगर जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो रही है बाय द डेथ ऑफ द हस्बैंड, तो ये जो इद्दत पीरियड होगा ये 4 महीने 10 दिन का होगा। तो अगर इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में वाइफ जो है किसी और से शादी करती है तो वो शादी भी प्रोहिबिटेड मानी जाएगी और वो वैलिड नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ मैरिज। सुन्नी लॉ जो है ये 3 टाइप की मैरिजेस को रिकॉग्नाइज करता है। पहला है वैलिड, जिसको साही भी बोला जाता है। दूसरा है वॉइड, जिसको बातिल बोला जाता है। और तीसरा है इर्रेगुलर, जिसको फासिद बोला जाता है। ये तीनों वर्ड आप याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि फासिद मैरिज क्या है या बातिल मैरिज क्या है, तो ये वर्ड याद रखना कि इन केस अगर क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज ना हो। देखो वैलिड मैरिज क्या होंगे, जहां पे जो अभी तक हमने एसेंशियल कंडीशन डिस्कस किए, वो सभी एसेंशियल कंडीशन जो है प्रिस्क्राइब किए गए हैं जो कि लॉ में, अगर वो सभी फुलफिल हो रहे हैं तो वो मैरिज जो होगी वो वैलिड मैरिज होगी। वॉइड मैरिज क्या होगी? वॉइड मैरिज ऐसी मैरिज है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, नीदर इन फैक्ट नॉर इन लॉ। ना ही लॉ की नजर में वो एग्जिस्ट करती है, ना ही फैक्ट में एग्जिस्ट करती है। और ऐसी कौन कौन सी मैरिजेस है जिनको हम वॉइड मैरिज कह सकते हैं? जिसमें पहला है इन वॉयलेशन ऑफ एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन अभी हमने देखा 3 चीजें होती है, कंसैग्निटी, एफिनिटी और फॉस्टरेज। अगर इन तीनों प्रोहिबिशन के बेसिस पे आपकी मैरिज जो है वो बेस्ड है तो आपकी मैरिज वॉइड मैरिज होगी। और दूसरा है मैरिज विद एनी लॉफुली मैरिड विमेन। अगर कोई औरत जो है वो लॉफुली ऑलरेडी मैरिड है तो उससे अगर आप शादी करते हो तो वो शादी भी जो है वॉइड एब इनिशियो होगी, शुरुआत से ही नल एंड वॉइड होगी। तीसरा है इर्रेगुलर यानी कि फासिद। अ मैरिज कॉन्स्टिट्यूटेड इन वॉयलेशन ऑफ रिलेटिव प्रोहिबिशंस आर इर्रेगुलर मैरिज। जो रिलेटिव प्रोहिबिशन हमने डिस्कस किए थे 5, वो पांचों अगर रिलेटिव प्रोहिबिशन के बेसिस पे आपकी मैरिज है तो वो इर्रेगुलर मैरिज होगी। अब देखो ये तो हमने सुन्नी लॉ का देखा कि वैलिड, वॉइड और इर्रेगुलर मैरिजेस रिकॉग्नाइज की जाती हैं, लेकिन शिया लॉ जो है ये भी 3 टाइप की मैरिजेस को रिकॉग्नाइज करता है। वैलिड और वॉइड तो सेम है, लेकिन इर्रेगुलर की जगह शिया लॉ रिकॉग्नाइज करता है मूता मैरिजेस को। मूता मैरिज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मूता मैरिज को बोलते हैं टेम्पोररी मैरिज। इसको टेम्पोररी मैरिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेम्पोररी यूनियन होता है मेल और फीमेल का फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑन पेमेंट ऑफ सम कंसिडरेशन। देखो कुछ कुछ वर्ड याद कर लो तो मूता मैरिज आपको समझ में आ जाएगा।
पहली बात तो ये कि ये शादी जो है ये टेम्पोररी फॉर्म ऑफ मैरिज होती है, यानी कि ये लाइफ टाइम नहीं चलती है, ये एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए ही होती है और वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन शादी के टाइम पे ही मेंशन कर दिया जाता है। और इस शादी को करते टाइम हस्बैंड जो होता है वो वाइफ को कुछ कंसिडरेशन पे करता है, कुछ अमाउंट पे करता है। एसेंशियल्स ऑफ मूता मैरिज की अगर बात करें तो जो पार्टीज इन्वॉल्व हो रही है मूता मैरिज में वो एज ऑफ प्यूबर्टी अटेंड कर चुकी होंगी तभी इन्वॉल्व हो सकती है, यानी वो 15 साल के ऊपर होनी चाहिए। शिया मेल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं मूता मैरिज का विद एनी मुस्लिम। कंसेंट जो है जरूरी है फॉर बोथ द पार्टीज और वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए। फॉर्मेलिटी ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है वो नेसेसरी होता है। देयर मस्ट नॉट एग्जिस्ट एनी प्रोहिबिटेड रिलेशन, प्रोहिबिटेड रिलेशन उन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए इवन इन मूता मैरिज। पीरियड ऑफ मैरिज जो होगा, ये जो टेम्पोररी मैरिज है इसका जो ड्यूरेशन होगा वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा बिफोर मैरिज। डावर जो होता है वो स्पेसिफाइड होगा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही आप कितना डावर पे करोगे, कितना कंसिडरेशन दोगे वो आप स्पेसिफाई कर दोगे। However, मूता मैरिजेस आर प्रोहिबिटेड एंड अबॉलिश, इसको अबॉलिश कर दिया गया है, इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है और इंडिया में मूता मैरिजेस को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। अगर कोई टेम्पोररी मैरिज करता है तो वो वैलिड नहीं होगा। देखो ये टेम्पोररी मैरिज का ये जो कॉन्सेप्ट था ये क्यों लाया गया था, क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग बहुत ज्यादा टाइम के लिए आर्मी में चले जाते थे, लड़ाई में चले जाते थे वॉर के लिए, या फिर शिप्स पे चले जाते थे सेल के लिए। तो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए उनको एक टेम्पोररी पार्टनर की जरूरत होती थी फॉर फिजिकल नीड, और उस फिजिकल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ये टेम्पोररी मैरिज का कॉन्सेप्ट लेके आया गया था। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही बेकार कॉन्सेप्ट था, इसीलिए इसको अबॉलिश कर दिया गया, अब इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट मैरिज इन मुस्लिम लॉ। हमने एसेंशियल कंडीशन डिस्कस कर लिया, काइंड्स ऑफ मैरिज देख लिया, मूता मैरिज देख लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।